स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एफएमएम गुरु पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत के सिक्योरिटीज बाजार के अंदर क्या क्या सुधार हुए हैं। जो स्टार्टिंग में शेयर मार्केट था, इंडिया का सिक्योरिटीज मार्केट था, उस टाइम पर क्या हमारी प्रॉब्लम्स थी, उसमें हमने कैसे चेंजेस करके उन प्रॉब्लम्स को दूर किया और क्या क्या नई नई चीजें हमने मार्केट के अंदर ऐड की, फीचर्स ऐड किए, हम उसके बारे में आज यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। आज उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो ना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक अपना रिफॉर्म्स इन इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट, भारत के सिक्योरिटी बाजारों में सुधार। एक छोटी सी बात शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले हमने कुछ चीजें सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में, इंडिया के सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में पढ़ी थी, जो कि 3 पार्ट्स के अंदर ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरी बात, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप पा सके हमारे चैनल से रिलेटेड सारी जानकारियां इंस्टेंटली आपके अपने प्यारे से स्मार्टफोन पर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत के सिक्योरिटीज बाजारों में सुधार। तो सबसे पहले सुधार की अगर बात करें तो समय व्यतीत होने के साथ भारतीय सिक्योरिटी बाजारों में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। बहुत सारे परिवर्तन आए हैं हमारे सिक्योरिटी मार्केट के अंदर। विशेष रूप से संसाधन जुटाने, विशेष रूप से क्या, संसाधन जुटाने, यानी कि कोई भी रिसोर्स हमने इकट्ठा करने के लिए, मध्यस्थों के बारे में बात हो, लिस्टेड शेयरों की संख्या की बात हो, बाजार पूंजीकरण की बात हो, टर्नओवर की बात हो, निवेशकों की संख्या की बात हो, तो बाजार उसके रूप से क्या विकसित हुए हैं। बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आई है बाजार के अंदर। मतलब पहले जहां हम अगर देखें तो उस टाइम पे हमारे निवेशक भी कम हुआ करते थे, कंपनीज भी कम लिस्टेड हुआ करती थी जिनके शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहे हो, और अलग अलग चीजों के बारे में जो उनका पूंजीकरण है, जो उनकी टर्नओवर है, वो भी बहुत कम हुआ करती थी। और आज की डेट में देखा जाए तो वो पुराने जमाने से कहीं ज्यादा अधिक है। तो आगे 1992 से शुरू किए गए सुधार के मुख्य कदमों का वर्णन किया गया। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे 1992 के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं मार्केट के अंदर, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। यानी कि हमारी कट ऑफ डेट क्या है, हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो कब से पढ़ेंगे, 1992 के बाद से पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1992 के बाद से हमारी बाजार में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, हम उसके बारे में आज यहाँ जानकारी ले रहे हैं। सबसे पहला है हमारा जो चेंज है, जो एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हम जिसे कह सकते हैं हमारी सिक्योरिटीज मार्केट को लेकर, हमारे बाजार को लेकर, वो है बाजार नियामक का गठन, यानी कि रेगुलेटर ऑफ मार्केट। कौन? रेगुलेटर ऑफ मार्केट, रेगुलेटर ऑफ मार्केट को हमने क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था। कौन है रेगुलेटर ऑफ मार्केट हमारा? बेसिकली देखा जाए तो डायरेक्टली हम देखें तो वो है SEBI, सेबी। ये कब बना था हमारा? सेबी बना था 1992 में। तो यानी कि 1992 का सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आया मार्केट के अंदर, वो क्या आया? हमने सेबी को एस्टेब्लिश किया। हम सेबी को लेकर आए मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, मार्केट को मॉनिटर करने के लिए, मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। तो अब आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत के सिक्योरिटी बाजार के नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की 1992 के सेबी कानून के तहत, 1992 का सेबी एक्ट था। क्या था? सेबी एक्ट। एक्ट मतलब कानून, एक्ट मतलब कानून। सेबी क्या था? सेबी कानून था। तो उसके तहत क्या था? नंबर वन है सिक्योरिटीज में निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना। सिक्योरिटीज में क्या था? निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इसके बाद दूसरा क्या पॉइंट आया हमारा? दूसरा पॉइंट आया सिक्योरिटीज बाजार के विकास को बढ़ावा देना। सिक्योरिटीज बाजार के विकास को, यानी कि नंबर 2 हम बोल सकते हैं मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट। और नंबर 3 जो तीसरा पॉइंट है हमारा, वो क्या है? सिक्योरिटीज बाजार का नियमन करने के उद्देश्य और जवाबदारी के साथ स्थापना की गई। यानी कि थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो क्या है? थर्ड पॉइंट हमारा है रेगुलेटिंग सिक्योरिटीज मार्केट। यानी कि अगर हम थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखें तो थर्ड पॉइंट आ जाएगा हमारा रेगुलेटिंग।
रेगुलेशन ऑन सिक्योरिटीज मार्केट। तो ये हमारे मेन 3 पॉइंट्स थे जिसके जिन पॉइंट्स की वजह से या फिर जिन पॉइंट्स के लिए हमने बेसिकली सेबी को पिक्चर के अंदर लेकर आए, सेबी को हमने एस्टेब्लिश किया। कब एस्टेब्लिश किया सेबी को? हमने 1992 में किया। किस किस पर्पज से किया? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मार्केट डेवलपमेंट और रेगुलेशन ऑन सिक्योरिटीज मार्केट के लिए। तो ये सब 3 चीजें थी जिसके कारण हमने सेबी को पिक्चर के अंदर, हमारी जो मार्केट के अंदर लेके आना पड़ा ताकि हम ये सब चीजें कर सकें। इसके बाद क्या शुरू किया गया? इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। ये 1992 की बात हो गई। अब इसके बाद 2 साल तक देखा जाए तो हमारे सिक्योरिटीज मार्केट में कुछ अधिक नहीं हुआ। तो यानी कि 2 साल के बाद, आफ्टर द 2 years, अब कौन सा साल आएगा? 1994 आएगा। तो इस 1994 में क्या हुआ था हम उसको अब देखेंगे। स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग यानी कि स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। 1994 में क्या आया हमारे पास? 1994 में आया स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, SBT हम जिसको बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग को कौन लेकर आया उसको हम देखते हैं। NSE की स्थापना होने के पूर्व भारत में शेयर बाजारों में ट्रेडिंग खुले में जोर से पुकार कर सौदा करने की व्यवस्था यानी कि ओपन आउटक्राई सिस्टम पर आधारित थी। मतलब क्या होता था? एक बड़ी सी जगह होती थी, वहां पर बोली लगाई जाती थी, खुले के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे और जिसको अपना शेयर बेचना है वो खड़ा होकर अपना बोली लगाता था, आवाज लगाता था कि भाई मेरे पास रिलायंस कंपनी का शेयर है, मैं 500 रुपए में बेचना चाहता हूँ। तो खरीदने वाले उसको सुनेंगे और जिसको शेयर खरीदना होगा वो उसका भाव चुनेंगे। अगर कोई दूसरा उस शेयर को खरीदना चाहता है तो उससे ज्यादा भाव चुनेगा। तो ये तरीका होता था पहले ट्रेडिंग करने का। यह व्यवस्था अकार्यक्षम और काफी समय लेने वाली थी क्योंकि सौदे का तत्काल मिलान करना अथवा दर्ज करने में वह असमर्थ थी। उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम आती थी? ऑर्डर मैचिंग प्रॉब्लम आती थी। किस चीज की प्रॉब्लम आती थी? प्रॉब्लम क्या आती थी उसको हम लिख लेते हैं। एक सेकेंड। प्रॉब्लम आती थी हमारी, एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग था और दूसरा ऑर्डर मैचिंग। ये 2 हमारी जो मेन प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि दोनों ही प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है देखा जाए तो। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब अगर आपको एक ट्रेड करना है तो हो सकता है पूरा दिन लग जाए। क्यों? इतनी भीड़ के अंदर जहां पर 100, 200, 400, 500 लोग इकट्ठा हों, उस भीड़ के अंदर पहली बात तो आपको किसी एक पर्सन की आवाज क्लियरली सुनाई नहीं देगी। ठीक है, सुनाई देती भी है तो मान लीजिए अगर मैं फर्स्ट रो में बैठा हूं और मुझे पीछे से कोई 10वीं रो के अंदर कोई बंदा है, कोई इंसान है, कोई मेंबर है, वो मेरा शेयर खरीदना चाहता है तो वो मेरे पास तक आएगा, उसी में काफी टाइम लग जाएगा। हो सकता है वो पहुंच ही ना पाए, हो सकता है वो आए उसके बाद हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं। तो ये सारे इश्यूज उस टाइम पे होते थे। दूसरी बात ऑर्डर मैचिंग। अब बोलते हैं, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैंने बोला कि मैं 500 शेयर्स 20 रुपए में बेचना चाहता हूं और सामने वाले को सुनाई दिया 500 शेयर्स 30 रुपए में बेचना चाहता हूं। तो ऑर्डर मैचिंग में प्रॉब्लम आएगी। कहीं ना कहीं वो कहेगा मैंने 30 सुना, आपने 20 बोला, आपने 30 बोला, मैंने 20 सुना, तो उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया गया? इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए NSE ने 3 नवंबर 1994 को सीएम पर संपूर्ण रूप से स्वयं संचालित ऑनलाइन स्क्रीन आधारित सिस्टम देश भर में शुरू किया। ये मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैपिटल मार्केट के अंदर 1994 में स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग को NSE ने स्टार्ट किया था। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। क्या लिखना है यहाँ पर हमें? कब स्टार्ट किया था? 3 नवंबर 1994 को कैपिटल मार्केट में NSE ने स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम को लॉन्च किया था, स्टार्ट किया था। ठीक है, तो 1994 में हमारा ये काम हो गया था। तो यानी कि अभी तक हमने 2 साल के बारे में पढ़ा। 1992 से पहले हमारे पास कोई रेगुलेटर नहीं था मार्केट को मॉनिटर करने के लिए, मार्केट को गाइड करने के लिए, डेवलप करने के लिए कोई भी एक सेंट्रलाइज बॉडी नहीं थी। तो 1992 में हम लोग सेबी को लेकर आए,
जो क्या काम करती है, वो इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन करती है, मार्केट को डेवलप करती है और शेयर मार्केट को रेगुलेट भी करती है, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट भी करती है। उसके बाद 1994 में हम लोगों ने देखा कि जो ट्रेडिंग हो रही थी 1994 तक, वो ओपन आउटक्राई सिस्टम पे हो रही थी, यानी कि खुले में जोर से पुकार कर सौदा करा जा रहा था, बोली लगाई जा रही थी। उसके बाद ही हमारा ट्रेड हो पा रहा था, जिसके अंदर कुछ समस्याएं आ रही थी, जैसे कि टाइम कंज्यूमिंग होता था, बहुत ज्यादा समय लेता था और ऑर्डर मैच करने में काफी दिक्कत होती थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनएससी ने 3 नवंबर 1994 यानी कि 3 नवंबर 1994 को कैपिटल मार्केट सेगमेंट के अंदर 100% संपूर्ण रूप से क्या स्टार्ट किया, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट किया पूरे देश में, ऑल ओवर इंडिया में। तो अभी तक इतना आपको क्लियर हुआ। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास क्या चल रही थी? दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास चल रही थी कामकाज के चक्र में कमी आई थी, यानी कि जो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम था, ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद उसकी सेटलमेंट जो हो रही थी वो पहले बहुत ज्यादा टाइम ले रही थी। कितना टाइम ले रही थी उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले सिक्योरिटीज के प्रकार के आधार पर शेयरों के लिए ट्रेडिंग का चक्र सामान्य रूप से 14 दिन से 30 दिन के बीच का रहता था। कितने दिन का रहता था? 14 दिन से 30 दिन के। 14 से 30 यानी कि एक बार आज ट्रेड हुआ तो 14 डेज के बाद आपके अकाउंट में वो सेटलमेंट होगा, या फिर 30 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। और निपटान सेटलमेंट के लिए अन्य 15 दिन लग जाते थे। वेट, मैंने कुछ गलत बोला। ट्रेडिंग के लिए जो चक्र है, यानी कि जो ट्रेड होगा उससे 14 से 30 दिन लग जाएंगे, और जो सेटलमेंट है उसमें 15 दिन और लगेंगे। यानी कि देखा जाए तो एक तरीके से मैक्सिमम 45 डेज तक एक ट्रेड को कंप्लीट होने में लगते थे। हालांकि शेयर बाजारों में ट्रेडिंग के लिए अलग अलग साप्ताहिक चक्र रखना चालू रखा था, लेकिन शेयर मार्केट ट्रेडिंग के लिए अलग अलग वीकली हम एक सिस्टम बना रहे थे जो कि चालू था कि वीकली हम उसको सेटल कर सकें, जिससे एक बाजार से दूसरे बाजार में पोजीशन बैठाई जा सके, ठीक है। तो एक बाजार से दूसरे बाजार में पोजीशन उसमें हम सेटल कर रहे थे वीकली बेसिस के ऊपर। अब इसके बाद क्या आया? इसके बाद आया रोलिंग सेटलमेंट के तहत आने वाली स्क्रिपों के संबंध में सभी शेयर बाजारों के लिए एक समान साप्ताहिक ट्रेडिंग चक्र का अनुकरण करना अनिवार्य बनाया गया था। फिर हमने क्या किया कि जितनी भी ट्रेड हैं शेयर बाजार से रिलेटेड, यानी कि शेयर मार्केट से रिलेटेड, अब हम तीसरी चीज क्या पढ़ रहे हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड जितनी भी ट्रेड्स हैं उनको रोलिंग सेटलमेंट के बेसिस पे क्या करना अनिवार्य कर दिया गया था? 1 वीक के अंदर हमें क्या करना था? 1 वीक के अंदर उसको सेटल करना था अंडर रोलिंग सेटलमेंट, ठीक है। तो ये अनिवार्य कर दिया गया था। अब उसके बाद क्या हुआ? अनिवार्य करने के बाद दिसंबर 2001 में सभी स्क्रिपों के लिए रोलिंग सेटलमेंट किया गया, और उसके बाद दिसंबर 2010 यानी कि दिसंबर 2010 जो ये रोलिंग सेटलमेंट है ये अप्लाई कर दिया गया ऑल स्क्रिप्स में। रोलिंग सेटलमेंट अप्लाइड ऑन ऑल स्क्रिप्स कौन? दिसंबर 2010 में, ठीक है। और निपटान की समधि उत्तरोत्तर कम से कम T+5 से T+3 दिन की गई, और इसके अंदर जो हमारा सेटलमेंट था वो T+3 डेज कर दिया गया, यानी कि ट्रेडिंग के 3 दिन के अंदर अंदर आपको सेटलमेंट करना है। अब इसके बाद क्या हुआ? T+3 डेज करने के बाद अप्रैल 2003 से T+2 दिनों के निपटान का चक्र का अनुकरण किया गया। यानी कि इसके बाद एक डेट और आती है। कौन सी डेट आती है? अप्रैल यानी कि 04/2003। इसके बाद से हमने क्या करा? T+2 डेज को अप्लाई कर लिया, ठीक है। तो अभी तक क्या चल रहा था? पहले शेयर मार्केट के अंदर चल रहा था हमारा जो टाइम था ट्रेड को सेटल होने के लिए वो मैक्सिमम 45 डेज तक लग रहा था, यानी कि
ट्रेडिंग के लिए 14 से 30 दिन का बीच समय लग रहा था, और उसके बाद सेटलमेंट के लिए 15 दिन और चाहिए होते थे हमें। तो टोटल मिला के हमारा 45 डेज के अराउंड टाइम लग रहा था। तो हमने इसके बाद क्या किया, वीकली इसको सेटल करना स्टार्ट किया। इसको बोलते थे हम रोलिंग सेटलमेंट। तो रोलिंग सेटलमेंट जब हमने स्टार्ट किया तो वीकली बेसिस पे हम कुछ एक पर्टिकुलर मार्केट के सेगमेंट के अंदर लेके आए, कुछ मतलब पर्टिकुलर मार्केट के अंदर लेके, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ले आए, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में ले आए, तो उस तरीके से। तो उसको और ज्यादा पॉलिश करते हुए हम लोगों ने क्या किया, दिसंबर 2001 के अंदर, सॉरी मैंने 2010 लिख दिया यहाँ पर, दिसंबर 2001 के अंदर हमने क्या किया, दिसंबर 2001 के अंदर हमने उसको रोलिंग सेटलमेंट को चेंज किया। रोलिंग सेटलमेंट को चेंज करके हमने क्या किया, T+3 डेज पे आ गए। किस पे आ गए हम लोग, T+3 डेज पे आ गए। T+3 डेज यानी कि ट्रेडिंग के बाद 3 दिन और हमारा ट्रेड सेटल हो जाएगा। और इसको भी हमने और इम्प्रूव करते हुए 2003 से, अप्रैल 2003 से T+2 डेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यानी कि आज की डेट में जो हम यूज कर रहे हैं, तो हमारा मैक्सिमम टाइम जो लगता है एक ट्रेड को सेटल होने में, कंप्लीट होने में, वो लगता है ट्रेडिंग के बाद मैक्सिमम 2 डेज, T+2 डेज। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। इक्विटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग यानी कि एक नई चीज की ट्रेडिंग की स्टार्ट की गई। कब स्टार्ट किया गया इसको हम देखेंगे। इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग, हम इसको पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेते हैं एक बार। इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग के अंदर बाजार के प्रतिभागियों को हेजिंग, सट्टा और आर्बिट्रेशन के मार्फत जोखिमों का सामना करने में सहायक होने के लिए सिक्योरिटीज में ऑप्शंस और प्रतिबंध उठा लेने के लिए SCRA 1995 में संशोधन किया गया। अब बाजार के अंदर क्या होता था, हमारे जो हेजर्स हैं, जो सट्टा लगा, जो आर्बिट्रेजर्स हैं, इन सब का क्या था, रिस्क होता था बहुत ज्यादा। तो उनके रिस्क को कम करने के लिए या उनके रिस्क को थोड़ी सी हेल्प करने के लिए, उनका रिस्क थोड़ा कम हो जाए, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमारा जो एक कानून है SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1995, इसको हमने अमेंड किया, इसको हमने थोड़ा चेंज किया, और हमारे जो सिक्योरिटीज हैं उस पे से, ऑप्शंस पे से हमने प्रतिबंध हटा लिया। यानी कि ऑप्शंस के अंदर हम क्या कर सकते, ट्रेडिंग हमने स्टार्ट कर दी। हालांकि डेरिवेटिव्स का कामकाज अनुकूल योग्य कानून और नियामक ढांचा स्थापित करने के बाद इंडेक्स फ्यूचर के साथ वर्ष 2000 में शुरू हुआ। लेकिन जो डेरिवेटिव्स का काम है वो कब शुरू हुआ, 2000 ईयर्स में हमने क्या स्टार्ट किया, डेरिवेटिव्स। 2000 सन के अंदर हमने डेरिवेटिव्स को स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया, हमें इतना टाइम क्यों लग गया, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं था, हमारे पास उसका अनुकूल योग्य कानून नहीं था कि जो उसको पूरा मॉनिटर कर सके, और उसका ढांचा नहीं था, नियामक का मतलब उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ फैसिलिटीज नहीं थी, कोई पॉइंट नहीं थी कि कैसे इसको रेगुलेट करेंगे। इसलिए हमने थोड़ा सा टाइम लिया, उसको 2000 सन के अंदर स्टार्ट किया। बाजार फिलहाल, आज की डेट की बात कर रहे हैं अगर हम, तो बाजार फिलहाल इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस, सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स और सिंगल स्टॉक ऑप्शंस ऑफर करता है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो बाजार के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, इंडेक्स फ्यूचर्स मिलते हैं, इंडेक्स ऑप्शंस मिलते हैं, सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स मिलते हैं और सिंगल स्टॉक ऑप्शंस मिलते हैं। यानी कि इंडेक्स का देखा जाए तो ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों हैं, और ऐसे स्टॉक का देखा जाए तो ऑप्शंस और फीचर्स दोनों हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डी म्यूचुअलाइजेशन। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होती है, एक होता है डी मेटलाइजेशन और एक होता है डी म्यूचुअलाइजेशन। दोनों ही पॉइंट ऊपर नीचे गिवन है, यहाँ पे हम दोनों को आज थोड़ा विस्तार से, थोड़ा डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। एक है डी म्यूचुअलाइजेशन और दूसरा है क्या, डी मटेरियलाइजेशन। डी म्यूचुअलाइजेशन को अगर हम स्टार्ट करें, ऐतिहासिक रूप से शेयर बाजार पर दलाल मालिकों का नियंत्रण, ऐतिहासिक रूप से शेयर बाजार पर दलाल मालिकों का नियंत्रण और व्यवस्थापन था, यानी कि कंट्रोल भी उनका था और पोजीशन भी, ओनरशिप भी उन्हीं की थी। विवादों के मामलों में शेयर बाजार की प्राथमिकता ईमानदारी प्रभावित होती थी। अब अगर ओनरशिप और मैनेजमेंट एक ही इंसान के पास है, ये दोनों राइट्स, तो क्या होगा, जो ओनर है वही मैनेज कर रहा है, तो कुछ भी अगर वो चाहे तो
गड़बड़ कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, अपने बेनिफिट के लिए चीजों को मोल्ड कर सकता है, बदल सकता है। ठीक है, हालांकि व्यवस्थापन के शुद्ध डीम्यूचुअलाइजेशन ढांचे के साथ एनएससी की स्थापना की गई थी। जो एनएससी की स्थापना हुई थी वो 100% डीम्यूचुअल कॉन्सेप्ट के ऊपर की गई थी। इसका 3 विभिन्न समूह के लोगों के साथ स्वामित्व, संचालन और ट्रेडिंग है। तो डीम्यूचुअलाइजेशन को अगर हम इन शॉर्ट देखें तो डीम्यूचुअलाइजेशन के अंदर मैं लिख लेता हूं, डीम्यूचुअलाइजेशन के अंदर 3 चीजें होती हैं। क्या होती हैं? हमारे पास 3 तरीके के राइट्स होते हैं। कौन कौन से 3 राइट्स होते हैं? पहला होता है हमारा क्या? ओनरशिप। दूसरा होता है हमारा क्या? ओनरशिप के बाद क्या होता है? मैनेजमेंट। ओनरशिप के बाद क्या आता है? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के बाद क्या आता है? मैनेजमेंट के बाद आता है हमारा ट्रेडिंग। ये हमारे क्या है? 3 अधिकार है। किसी भी काम को करने के लिए किसी भी चीज के ऊपर हमारे 3 अधिकार हो सकते हैं। एक मालिकाना हक, एक उसका स्वामित्व, और दूसरा संचालन का यानी कि मैनेजमेंट का, और तीसरा ट्रेडिंग का यानी कि उसको खरीदने और बेचने का। अगर हम एक छोटी सी अपनी दुकान के बारे में बात करें, एक आम दुकान, कोई भी शॉप जो आपके पड़ोस में होती है, ठीक है, उसके बारे में अगर बात करें तो होता क्या है? उस शॉप के अंदर कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, एक उसका मालिक होता है, और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए होते हैं। ठीक है, अब अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें, हम मान लें कि उस शॉप का ओनरशिप जो है वो उसने खुद को नहीं दी। यानी कि वो क्या करता है? सुबह आता है, अपनी शॉप को ओपन करता है, और उसके अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनको कीज देके शॉप की और वापस चला जाता है। पूरे दिन भर शॉप में क्या हो रहा है उस ओनर को कुछ नहीं पता। वो सिर्फ वो जानता है जो उसके एम्प्लॉयज उसको बताते हैं। तो इस केस के अंदर क्या होगा? जो एम्प्लॉयज हैं अब उनके पास तीनों राइट्स आ गए, ओनरशिप भी आ गई, मैनेजमेंट भी आ गया, और ट्रेडिंग तो वो कर ही रहे थे। तो इस केस के अंदर वो एम्प्लॉयज कुछ फ्रॉड भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा काम भी कर सकते हैं जो ओनर को ना पता हो, जो एक्चुअल ओनर को ना पता हो, क्योंकि उनके पास सारे राइट्स हैं। वो संभाल भी रहे हैं दुकान को, उसमें सामान जो आ रहा है, जो खरीद रहे हैं वो भी रख रहे हैं, और जो बेच रहे हैं वो तो वो कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या होगा? फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन हम एक दूसरी शॉप की बात करते हैं। वहां पे क्या है? वहां पे ओनर तो है, ठीक है, वो भी क्या करता है? वो मॉर्निंग में आता है और कीज ओपन करके और एम्प्लॉयज को देके चला जाता है। लेकिन वहां पे उसने 3 अलग अलग लोग बिठा रखे हैं। एक मैनेजमेंट के लिए बिठा रखा है, एक अपना छोटे अपने घर के किसी इंसान को उसने वहां पे कैश काउंटर पे बिठा रखा है, और एक ट्रेडिंग के लिए उसने कोई भी एम्प्लॉय हायर किया हुआ है। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि वहां पर उनको थोड़ा डर रहेगा, जो एम्प्लॉयज हैं वहां पर उनको थोड़ा डर रहेगा कि कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट वाले हैं वो हमें देखेंगे, हमारे शिकायत कर सकते हैं। या फिर जो मैनेजमेंट वाले हैं अगर वो सोचें कि अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो वो देखेंगे कि यहाँ पर कोई और भी हमारे ऊपर बैठा हुआ है, वो हमारी नौकरी को खत्म कर सकता है, हमारे ऊपर कोई एक्शन ले सकता है। तो ऐसा ही कुछ हमारा ट्रेडिंग जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो हम ट्रेडिंग करते हैं, उसके अंदर भी यही होता है। एक हमारा ब्रोकर होगा जो ट्रेड करवा रहा होगा, मार्केट के ओनर्स होंगे जो ट्रेड करवा रहे होंगे। अगर वो सब मिलकर एक ही इंसान के पास सारी पावर्स हों तो हो सकता है वो अपने अकॉर्डिंग जो जो भी ट्रेड हुए हैं उनको मोल्ड कर सके, चेंज कर दे, तो इससे इन्वेस्टर को लॉस होता है। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए हमने क्या किया गया कि जो भी पावर्स हैं, चाहे वो मैनेजमेंट की हो, चाहे वो ओनरशिप की हो, चाहे वो ट्रेडिंग की हो, इन तीनों को डिफरेंट रखा जाएगा। यानी कि ये तीनों डिफरेंट पर्सन्स के पास होंगे।
डिफरेंट पर्सन्स के पास ये पावर्स होंगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डीम्यूचुअलाइजेशन। क्या बोलेंगे? डीम्यूचुअलाइजेशन। ओके, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा डीमटेरियलाइजेशन। अगला कॉन्सेप्ट डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है? डीमटेरियलाइजेशन का मतलब है कि आपका जो मटेरियल चीज है, यानी कि क्या है, फिजिकल जो चीजें हैं, फिजिकल जो शेयर है, क्या है? फिजिकल सर्टिफिकेट क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट होंगे। किस में कन्वर्ट होंगे जी? वो कन्वर्ट होंगे इलेक्ट्रॉनिक में। किस में कन्वर्ट होंगे? इलेक्ट्रॉनिक में। तो हम इसको रीड करते हैं। पहले चर्चा किए गए अनुसार निपटान की लंबी समय अवधि और कागज आधारित सिक्योरिटीज के भौतिक गतिविधि के कारण निपटान की पुरानी व्यवस्था अकार्यक्षम थी। यानी कि पहले हमारा क्या होता था? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था और कागज की सिक्योरिटीज होती थी, कागज पर आधारित, यानी कि सर्टिफिकेट्स होते थे हमारे पास। तो उसको कंट्रोल करना, कहीं ना कहीं उसकी ट्रेडिंग करवाना बहुत ही थोड़ा हार्ड होता था, मुश्किल होता था थोड़ा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए त्वरित और सुनिश्चित रूप से सिक्योरिटीज के ट्रांसफर को समर्थ बनाने के उद्देश्य से सिक्योरिटीज और डिपॉजिटरी की स्थापना करने के लिए डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में पारित किया गया। यानी कि हमने क्या किया? सबसे पहले हमने यहां पर देखा कि हमारी जो प्रॉब्लम्स थी, क्या जो ट्रेडिंग है हमारी जल्दी सेटल नहीं हो पा रही थी, फिजिकल शेयर्स थे, सर्टिफिकेट्स थे, उनकी ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम्स आती थी, कुछ फेक सर्टिफिकेट्स बनाए जा रहे थे, इन तरीके की सारी समस्याएं थी हमारे पास। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमने क्या किया? हमारा जो एक्ट है डिपॉजिटरी एक्ट 1996, इसको पास किया गया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमने दो चीजें बनाई। क्या बनाई? एक तो डिपॉजिटरी हमारे बनाए गए और उसके साथ साथ क्या हुआ? डिपॉजिटरीज को पावर दी गई। क्या? कि वो सिक्योरिटीज को ट्रांसफर कर दें हमारे इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ताकि उसको हम इजीली ट्रेड करवा सकें। ठीक है, अब इंडिया में हमारे कितने? दो डिपॉजिटरी हैं। कौन कौन से? पहला NSDL और दूसरा CDSL। हमारे पास दो डिपॉजिटरी हैं, NSDL और CDSL। ये हमारे दो। अब भारत में NSDL और CDSL इन्होंने क्या किया? कागज आधारित सिक्योरिटीज के भौतिक गतिविधि के कारण निपटान की पुरानी व्यवस्था अकार्यक्षम थी। इन समस्या समाप्त करने के लिए ये तो हमने पढ़ लिया, ये थिंक दोबारा से रिपीट हो गया है यहाँ पर, हम इसको थोड़ा आगे चल लेते हैं। भारत में NSDL और CDSL दो डिपॉजिटरी हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज को तत्काल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करने के लिए इनकी स्थापना की गई है। इनकी स्थापना क्यों की गई है? जो हमारे NSDL और CDSL को क्यों बनाया गया है? ताकि ये क्या कर सके? फिजिकल सर्टिफिकेट्स को कन्वर्ट कर सके इलेक्ट्रॉनिक रूप में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। ठीक है, डीमेट यानी कि डीमेटेरियलाइज निपटान के कारण खराब डिलीवरी और इससे जुड़ी समस्याएं समाप्त हुई। अब जब तो जो खराब डिलीवरी होती थी या फिर जो टाइम लगता था डिलीवरी होने में, निपटान होने में, किसी भी चीज को सेटल होने में, ट्रेड को, तो उससे जो प्रॉब्लम्स होती थी वो खत्म हो गई। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, ये हमारा इससे बेनिफिट हुआ। सिक्योरिटीज के प्रमाण पत्रों के तत्काल डिलीवरी के लिए इधर उधर भटकना रोकने के सभी नई जारी की गई सिक्योरिटीज का डीमेटेरियलाइज स्वरूप में काम का सौदा करना अनिवार्य बनाया गया। अब क्या किया गया? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर उठाया गया। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट? जितनी भी न्यू इश्यू होंगी, न्यू इश्यू जितना भी होगा, न्यू इश्यूज को
मस्ट बी इन डीमेटेरियलाइज फॉर्म। क्यों? ताकि जिनके पास सिक्योरिटीज हैं, जिन्होंने सिक्योरिटीज को परचेज किया है, वो उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में कन्वर्ट कराने के लिए इधर उधर ना भटके। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, जितनी भी नई सिक्योरिटीज है उनको मस्ट कर दिया कि मस्ट है वो इशू करना डीमेटेरियलाइज फॉर्म के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर ही इशू कर सकते हैं आप, अगर कोई न्यू सिक्योरिटीज आपको इशू करनी है तो। ठीक है, अब 10 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक रकम की किसी भी सिक्योरिटीज का आईपीओ करने वाले सूचीबद्ध कंपनी को सिर्फ डीमेटेरियलाइज रूप से आईपीओ करना पड़ता है। और ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ये उसके ऊपर एप्लीकेबल है अगर आपकी 10 करोड़ या इससे ज्यादा और मोर क्या है, इशू की वैल्यू है, तो आपको डीमेटेरियलाइज फॉर्म यूज करना। तो डीमेटेरियलाइज के अंदर हमने देखा कि फिजिकल सिक्योरिटीज को हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि फिजिकल फॉर्म के अंदर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। उनको सबसे पहली बात तो ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो फिजिकल पेपर्स होते थे, उनको कैरी करना, संभाल कर रखना बहुत मुश्किल होता था, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था। और इसके अलावा फोर्जरी यानी कि फेक सर्टिफिकेट बनाए जा रहे थे। इन सबको रोकने के लिए हमने क्या किया, डीमेटेरियलाइज, उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेंज कर दिया। जिस प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेंज करने के लिए हमने डिपॉजिटरी एक्ट 1996 को लेके आए, पास किया अपने पार्लियामेंट में, और उसके साथ हमने डिपॉजिटरीज की स्थापना की। और हमारे पास भारत में 2 डिपॉजिटरीज हैं, एक है नेशनल NSDL जिसको हम बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा है CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इन दोनों डिपॉजिटरीज का काम क्या है, वो सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करती है और उनका डेटा अपने पास मेंटेन करके रखती है। अब आज की डेट में अगर कोई कंपनी नया इशू लेके आती है जिसकी वैल्यू 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उसको मैंडेटरी है कि वो डीमेटेरियलाइज फॉर्म में ही अपना इशू लेके आएगी। तो हमने यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट देखे हैं अभी। पहला देखा है डीमेटेरियलाइजेशन, डीम्यूचुअलाइजेशन, और दूसरा देखा है डीमेटेरियलाइजेशन। दोनों में डिफरेंस आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारा अगला पॉइंट, क्लियरिंग कॉरपोरेशन। क्लियरिंग कॉरपोरेशन, क्लियरिंग कॉरपोरेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे आज? क्लियरिंग कॉरपोरेशन होता क्या है? क्लियरिंग, जैसा कि नाम बता रहा है, कुछ क्लियर करने से रिलेटेड होगा, यानी कि कोई चीज होगी उसको क्लियर करना है। तो NSC की ओर से विकसित किया गया अपना इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर बुक सदस्यों को दूसरे पक्ष काउंटर पार्टी के जोखिम का मूल्यांकन करने की छूट नहीं देता था। यानी कि अब होता क्या था, मान लेते हैं हम यहाँ पे एक पार्टी है मिस्टर A और दूसरी है मिस्टर B। मिस्टर A के पास क्या है, शेयर्स हैं, क्या है, शेयर्स हैं, और मिस्टर B के पास क्या है, कैश है, या हम बोलते हैं मनी है। तो अब इनके पास मान लेते हैं 10 शेयर्स हैं जिसकी वैल्यू है 100 रुपीज, और इनके पास कैश है 90 रुपीज ओनली। लेकिन अब डीलिंग किससे हो रही है? डीलिंग हो रही है स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम से। इन्होंने यहाँ पे और इन्होंने यहाँ पे अपनी अपनी रिक्वेस्ट डाली। मिस्टर ए ने बोला मुझे 10 शेयर्स बेचने हैं, और उन्होंने बोला मुझे 10 शेयर्स खरीदने हैं। बोला 100 रुपीज में बेचूंगा। बोला ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके पास कितने हैं, 90 है। बोला शेयर दे दो। इन्होंने अपने शेयर दे दिए। अब कैश कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। तो 10 रुपीज का इनको क्या हुआ, लॉस हो गया। 10 रुपीज का क्या हुआ यहाँ पे, अगर ये जो अपने शेयर हैं, इन्होंने अपने शेयर्स किसको दे दिए, यहाँ दे दिए, और उन्होंने कैश किसको दे दिया, यहाँ दे दिया। तो 100 शेयर्स के बदले कितना मिला, यहाँ पे 100 शेयर्स आ गए, और यहाँ पे कैश कितना है, ओनली 90 कैश आया। तो 10 रुपए का क्या हो गया, लॉस। अब जो ये 10 रुपए का लॉस हुआ है, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि मिस्टर ए को नहीं पता था कि मिस्टर बी के पास 10 रुपीज कम है, इसलिए हमारी ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने बहुत जरूरी था।
हमने यहाँ पर यही पढ़ा। क्या काउंटर पार्टी का रिस्क हमें नहीं पता चलता था कि सामने वाली पार्टी धोखा तो नहीं देगी, और जिससे इस क्षेत्र में कुछ नवीनता तलाशने की जरूरत थी, यानी कि कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट थी। इस चिंता का निराकरण करने के लिए एनएससी ने प्रथम क्लियरिंग कॉरपोरेशन की, अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनएससी ने क्या बनाया? एनएससी ने बनाया नेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनएससीसीएल की स्थापना कब की गई? अप्रैल 1996 में की गई थी। ठीक है, किसने बनाया था इसको? ये किसका है? ये है एनएससी का। जो हमारी प्रॉब्लम थी काउंटर पार्टी रिस्क वाली, इसको खत्म करने के लिए एनएससी ने क्या बनाया? एनएससी ने बनाया नेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को। अब ये क्या काम करती थी? ये काम ये करती थी कि पहले ये इनसे शेयर ले लेगी और इनसे कैश ले लेगी, फिर क्या करेगी? फिर दोनों को मैच करेगी। अगर मैच हो जाता है तो दोबारा एक्सचेंज कर देगी, इनको कैश दे देगी और इनको शेयर दे देगी। अगर नहीं होता है तो इनका कैश इनको वापस और इनके शेयर वापस, या फिर जितने से कैश मैच हुआ है उतने शेयर इनको और बाकी के शेयर्स ये नीलाम करते हैं, ऑक्शन करते हैं। इसके बारे में आगे विस्तार से आपको मैं अपने आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। अभी हम आगे चलते हैं, जिसमें हमने देखा निवेशकों की सुरक्षा। अगला पॉइंट है हमारा क्या? निवेशकों की सुरक्षा। जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं इनकी प्रोटेक्शन। अब भाई ट्रेडिंग हो रही है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती होंगी, इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड भी होता होगा, तो उस केस के अंदर कौन ऐसा हमने पढ़ा कि सेबी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन क्या सेबी के सिर्फ प्रोटेक्शन से क्या इन्वेस्टर्स का जो लॉस है वो फुलफिल हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा? मान लो किसी ब्रोकर की गलती की वजह से, किसी डीलर की गलती की वजह से किसी इन्वेस्टर का बड़ा लॉस हो गया। इन्वेस्टर ने मान लीजिए 1 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की थी, ब्रोकर को कहा था कि इससे जो इन्वेस्टमेंट है इसको आप आज की डेट में 2:03 पर बेच दीजिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे प्रॉफिट में है। लेकिन इन्वेस्टर ने उसको नहीं बेचा, जो ब्रोकर है उसने उसको नहीं बेचा। इन्वेस्टर ने ब्रोकर को बोला कि आप मेरी इन्वेस्टमेंट को 2:03 पे बेच दीजिए, लेकिन ब्रोकर ने नहीं बेचा। क्यों नहीं बेचा? क्योंकि ब्रोकर को लगा कि और प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट मैं कमा लूंगा। लेकिन जैसे ही 2:04 हुए उस इन्वेस्टमेंट का प्राइस कम हो गया, लॉस हो गया। फिर उस ब्रोकर ने उस इन्वेस्टमेंट को बेचा। तो इस केस के अंदर जो लॉस हुआ है इन्वेस्टर को, उसको कौन बियर करेगा? ठीक है, तो वो जो लॉस है कहां से बियर होगा, कैसे बियर होगा, क्या होगा, वो सब एक प्रॉब्लम बनती जा रही थी। तो उसको पूरा करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया? इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए कुछ करने के बारे में सोचा। तो क्या सोचा? निवेशकों के हितों की सुरक्षा करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार कॉर्पोरेट मामलात मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अक्टूबर 2001 में इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड की स्थापना की। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, यानी कि जो हमारी एमसीए है, उसने क्या किया? अक्टूबर 2001 को क्या स्टार्ट किया? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड की स्थापना की। अब इस फंड ने क्या किया? शेयर बाजार और सेबी द्वारा भी निवेशकों के दावों का ध्यान रखने के लिए निवेशक सुरक्षा कोष रखा जाता है। अब जो हमारी शेयर मार्केट है वो भी निवेशक सुरक्षा कोष, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड रखती है अपने पास। सेबी भी रखती है और हमारी मार्केट भी रखती है। निवेशकों की शिकायत का निवारण करने के लिए सेबी और शेयर बाजारों में ने निवेशक शिकायत विभाग, इन्वेस्टर ग्रीवियंस सेवा सेल भी स्थापित किया गया है। अब इसके साथ साथ एक ये बन गया। इसके अलावा हमारे पास क्या है? इसके अलावा हमारे पास मार्केट और सेबी का भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है, और इसके अलावा क्या है? इन्वेस्टर ग्रीवियंस सेल, आईजीसी भी है हमारे पास। इन्वेस्टर ग्रीवियंस सेल किसकी है? ये सेबी की है। ठीक है, इन सभी संस्थाओं और निवेशकों के मंडलों द्वारा भी निवेशकों के लिए शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अब टाइम टू टाइम जब भी जरूरत पड़ती है तो
हमारी एमसीए, मार्केट, सेबी, ये सब मिलके क्या करती हैं, इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती रहती है। ठीक है, तो ये होगी बात हमारी निवेशकों की सुरक्षा की। यानी कि सबसे पहली बात, निवेशकों की सुरक्षा के साथ साथ उनकी एजुकेशन, उनकी नॉलेज बढ़ाना भी जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एमसीए ने आईईपीएफ का निर्माण किया, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। उसी तरीके से मार्केट और सेबी ने भी, यानी कि शेयर मार्केट ने और सेबी ने भी अपने अपने लेवल पे प्रोटेक्शन। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, यानी कि वैश्वीकरण। इसके बारे में आप लोगों ने शायद इंफॉर्मेशन पहले से हो, पढ़ा हो कहीं पे आपने। ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या हुआ था कि हमारा जो मार्केट है वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं रह गया था। ग्लोबल मतलब पूरे धरती, पूरा विश्व एक सिंगल मार्केट के रूप में हम उसको देखने लगे थे। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम आगे। भारतीय कंपनियों को एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी, ईसीबी इशू के मार्फत विदेशों से संसाधन एकत्र करने की छूट दी गई। अब इंडिया के अंदर 1991 से पहले, बिफोर इन्वेस्टमेंट, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट लाना क्या था, मना था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या था, मना था बिफोर 1991। फिर 1991 में हमारी पॉलिसी आई जिसको हम क्या बोलते हैं, एलपीजी। एलपीजी हमारी एक पॉलिसी आई थी जिसके अंदर क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस पॉलिसी के अंदर आने के बाद जो इंडियन कंपनीज हैं, इनको, ये पॉलिसी आने के बाद इंडियन कंपनीज को, एलपीजी के आने के बाद इंडियन कंपनीज को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए छूट दे दी गई थी कि आप फॉरेन से इन्वेस्टमेंट ला सकते हो। साथ ही विदेशी संस्थागत निवेशकों को घरेलू बाजार में सरकारी सिक्योरिटी सहित अन्य तरह के सिक्योरिटीज में निवेश करने की अनुमति दी गई थी। और साथ साथ कोई विदेशी, कोई फॉरेनर अगर इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई फॉरेनर, कोई फॉरेन का इंसान है, कोई फॉरेनर है, वो अगर इन्वेस्ट करना चाहता है इंडियन मार्केट में, क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट, तो उसको परमिशन ग्रांटेड थी। कब ग्रांटेड थी, आफ्टर एलपीजी। ठीक है, इसके बाद क्या है, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए जाने वाले निवेश को पूंजी खाता पर पूर्ण रूपांतरण, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का लाभ। इसका मतलब यह है कि जो भी फॉरेन से इन्वेस्ट करेगा हमारे मार्केट के अंदर, तो उसको हमारा जो कैपिटल मार्केट है वो 100% कन्वर्ट कर देगा उसको कैपिटल के अंदर। ठीक है, यानी कि आप 100% कैपिटल भी लगा सकते हो किसी कंपनी के अंदर, इसमें ये बोला गया है। वे पोर्टफोलियो निवेश मार्ग के तहत किसी भी कंपनी में उसकी चुकता हुई पूंजी का 24% तक निवेश कर सकते हैं। अब जितना भी वो निवेश करेंगे उसको कहां पे कन्वर्ट किया जाएगा, कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि वो मालिकाना हक उनको, जो मालिकाना हक है वो कितना दिया जाएगा, ओनली 24% तक। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में अलाउड तो है लेकिन कंपनी में ओनली 24% तक। ठीक है, यानी कि एक कंपनी के अगर 1000 रुपए के शेयर टोटल हैं तो 240 रुपए के शेयर ही फॉरेन कंपनी वाले, फॉरेन इन्वेस्टर्स खरीद सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते हैं। इस निवेश को संबंधित भारतीय कंपनियों पर लागू होने के अनुसार क्षेत्रीय ऊपरी सीमा, ये क्या है, हमारी ऊपरी सीमा, अपर लिमिट है। इसके साथ साथ कानूनी ऊपरी सीमा तक कंपनी के निवेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित पारित कर और इसके बाद कंपनी की सामान्य सभा, जनरल मीटिंग में इसे संबंधित विशेष प्रस्ताव पारित कर बढ़ाया जा सकता है। अब हमें जी 24% से ज्यादा करना है, हम तो नहीं मान रहे इतने पे, उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर हम इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन कैसे चेंज होगा, हमें उसके लिए कंपनी की जनरल मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में, इन सब में क्या पास करना पड़ेगा, प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि हम इससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कंपनी में करवाना चाह रहे हैं किसी फॉरेन कंपनी की। अब भारतीय शेयर बाजारों को विदेश में टर्मिनल स्थापित करने की छूट दी गई है। अब जो इंडियन मार्केट है हमारे,
वो अपने टर्मिनल्स विदेश में भी स्थापित कर सकते हैं। टर्मिनल मतलब जहां से ट्रेडिंग ऑपरेट होती है उसको हम टर्मिनल बोलते हैं एक तरीके से, यानी कि जो हमारे ब्रोकर का एक पोर्टल हो सकता है उसको हम टर्मिनल बोलते हैं, जहां से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। विश्व के किसी भी स्थल से इंटरनेट के मार्फत भारतीय शेयर बाजारों में ट्रेडिंग मंच तक पहुंचा जा सकता है। आज की डेट में हम किसी भी वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, किसी भी प्लेस पे हो, वहां से इंटरनेट की हेल्प से हम इंडियन ट्रेडिंग मार्केट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है एडीआर और जीडीआर के लिए आरबीआई ने द्विमार्गीय फंगेबिलिटी की अनुमति दी है, जिसका आशय यह है कि निवेशक विदेशी, संस्थागत अथवा घरेलू जिनके पास एडीआर जीडीआर है वे डिपॉजिटरी बगैर उनको रद्द कर सकते हैं और अपेक्षाकृत अंडरलाइन शेयरों को बाजार में बेच सकते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, एडीआर और जीडीआर होल्डर्स जो हैं, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट और ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट जिनके पास है, उनको आरबीआई ने ड्यूअल फंगेबिलिटी की परमिशन दी है, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, वो किसी भी डिपॉजिटरी के पास जाए बिना अपनी जो एडीआर जीडीआर है उनको शेयर्स की तरह मार्केट में बेच सकते हैं, किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो इतना समझ आया आपको। इसके बाद है हमारा इंडिया VIX का प्रारंभ। ये हमारा क्या है, एक तरीके से इंडेक्स है। इस इंडेक्स की स्टार्ट कब हुई थी? इंडिया VIX का प्रारंभ वोलेटिलिटी इंडेक्स निकट की अवधि में चंचलता के बारे में बाजार की अपेक्षाओं की माप है, यानी कि मार्केट की मूवमेंट के बारे में हमें बताता है नियर फ्यूचर के अंदर क्या होगा। ऑर्डर बुक के आधार पर अपेक्षित इंडेक्स की निकट की अवधि में घटबढ़ होने के अनुमान वाली रकम से अपेक्षित इंडेक्स VIX निफ्टी 50 इंडेक्स ऑप्शन भाव पर आधारित की अप्रैल 2008 में NSE द्वारा शुरुआत की गई थी। जो हमारा इंडिया क्या है, इंडिया VIX इंडेक्स है, ये स्टार्ट कब हुआ था? अप्रैल 2008 में स्टार्ट हुआ था। अब ये करता क्या था, ये क्यों स्टार्ट किया गया, ये हमें क्या बताता था, मार्केट की वोलेटिलिटी और उसकी मूवमेंट को हमें ये बताता था। मार्केट वोलेटिलिटी और उसकी मूवमेंट को हमें बताता था कि नियर फ्यूचर में कि मार्केट की मूवमेंट कैसी रहेगी। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड ऑन निफ्टी 50। ठीक है, तो ये निफ्टी 50 के ऊपर बेस है पूरा, और ये मार्केट की वोलेटिलिटी और मूवमेंट को हमें बताता है नियर फ्यूचर के अंदर क्या रहने वाली है। और ये स्टार्ट कब हुआ था? अप्रैल 2008 में इसका हमने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? NSE ने स्टार्ट किया था। ओके, अब इसके बाद है बाजार में सीधे प्रवेश, डायरेक्ट एक्सेस टू मार्केट। डायरेक्ट मार्केट एक्सेस क्या है? सेबी ने अप्रैल 2008 में संस्थागत निवेशकों को सीधे बाजार प्रवेश की सुविधा प्रदान की। जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको डायरेक्टली मार्केट में आने की अनुमति दी गई। DMA दलालों को उससे संबंधित ग्राहकों को दलाल की ओर से भौतिक हस्तक्षेप बगैर दलाल के ढांचे के मार्फत एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम से। अब जो डायरेक्ट मार्केट एक्सेस है वो क्या करता है, वो जो ब्रोकर्स हैं, जो दलाल हैं, उससे जो संबंधित ग्राहक है वो क्या करेंगे, दलाल की ओर से, जो ब्रोकर्स की ओर से भौतिक हस्तक्षेप, यानी कि हमारा जो ब्रोकर है वो फिजिकल इंटरफेरेंस नहीं करेगा किसके अंदर, जो भी हमारी ट्रेडिंग होगी उसके अंदर एक्सचेंज से रिलेटेड। तो हम डायरेक्टली एक्सचेंज से जाके ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये कब से स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ हमारा अप्रैल 2008 में। कब हुआ? अप्रैल 2008 में क्या स्टार्ट हुआ हमारा? डायरेक्ट मार्केट एक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस किसके लिए स्टार्ट हुआ? इंस्टीट्यूशनल, किसके लिए? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। इंस्टीट्यूशनल INSTI, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए स्टार्ट हुआ। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटीज पर ऋण और उधार लेने की स्कीम की शुरुआत।
जो हमारी सिक्योरिटीज है, जो हमने सेविंग करके सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रखा है, उसके ऊपर हमने लोन देना भी स्टार्ट किया। उसके बाद कब स्टार्ट किया है हमने? ये भी हमने अप्रैल 2008 में ही स्टार्ट किया। अप्रैल 2008 में सिक्योरिटीज पर ऋण करने और उधार लेने की प्रणाली की छूट दी गई। यह प्रणाली बाजार के प्रतिभागियों को कम खर्च पर प्रभावशाली शॉर्ट पोजीशंस लेने की छूट देता है, कामकाज का समय तथा ऋण। अब ये कब स्टार्ट हुआ? ये भी हमारा स्टार्ट हुआ अप्रैल 2008 में ही। इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो हमारी इन्वेस्टमेंट है के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट क्या ले सकते हैं? लोन ले सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। ठीक है, अब अगला है हमारा मुद्रा वायदा का प्रारंभ। मुद्रा वायदा मतलब करेंसी डेरिवेटिव, एक तरीके से करेंसी ट्रेडिंग एक तरीके से। इसके अंदर क्या था? एनएससी ने 29 अगस्त 2008 को भारत में पहली बार अमेरिकन डॉलर, भारतीय रुपया, यूएसडी आईएनआर की जोड़ी में मुद्रा वायदा कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग शुरू की। क्या शुरू किया एनएससी ने? एनएससी ने फर्स्ट टाइम 29 अगस्त 2008 को, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, 29 अगस्त 2008 को फर्स्ट टाइम करेंसी डेरिवेटिव की स्टार्ट की थी, जो कि यूएसडी और आईएनआर के बीच में था। ठीक है, मुद्रा की अन्य जोड़ियां जैसे यूरो आईएनआर, पौंड आईएनआर, जापानीज आईएनआर, ये सब मार्च 2010 में उपलब्ध कराएगा। ये मैंने आपको कल ऑलरेडी बताया था अपने लास्ट वीडियो के अंदर, आप उसको देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हम बोलते हैं ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड। अब जो ASBA का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम अस्पा भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ये क्या है? ये एक कॉन्सेप्ट है आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। प्राइमरी बाजार में महत्वपूर्ण सुधार है, ये बहुत अच्छा चेंज है प्राइमरी मार्केट के अंदर। यह है निवेशकों को रकम अदा किए बगैर। अब इसके अंदर होता क्या है? अब इसके अंदर ये होता है कि इसमें हम पैसे दिए बिना आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और राइट इश्यू में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके स्थान पर रकम को निवेशकों के खुद के खाते में ब्लॉक किया जाता है और सिर्फ शेयरों का आवंटन किए जाने के सप्रमाण रकम खाता से बाहर आती है। मतलब कि मान लीजिए, एक उदाहरण लेते हैं हम आपके लिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर मैं लूं, मान लो मेरे अकाउंट में 5000 रुपीज हैं। मेरे बैंक अकाउंट में कितने रुपीज है? 5000 रुपीज हैं। और मुझे क्या करना है? आईपीओ में अप्लाई करना है। ठीक है, आईपीओ में अप्लाई करना है और आईपीओ में मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए 4500 रुपए की। अप्लाई करने के लिए मुझे कितने चाहिए? 4500 रुपीज चाहिए। तो पहले क्या होता था? मुझे पैसे पूरे जाके कंपनी को डिपॉजिट कराने पड़ते थे, जिससे अगर वो पैसा कंपनी के पास चला गया तो मेरे पास नहीं रहा, मेरे अकाउंट में नहीं रहा, तो मुझे उस टाइम के पीरियड के लिए, जब तक वो पैसा कंपनी के पास रहेगा, उस पीरियड के लिए कोई ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब आईपीओ को आने में लगभग 15 दिन का समय लग जाता है। तो 15 दिन के लिए मैं क्यों अपना पैसा बिना इंटरेस्ट के रखूं? इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने क्या लेके आए? एक नया एप्लीकेशन लेके आए, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अब जो आईपीओ में निवेश होता है वो डायरेक्टली आपके बैंक के थ्रू होता है। आप बैंक को गाइडेंस देते हो, एक इंस्ट्रक्शन देते हो कि मेरे अकाउंट के थ्रू मैं इस आईपीओ में, इस एफपीओ में, इस राइट इश्यू के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा हूं। मेरे अकाउंट में अभी 5000 रुपए पड़े हैं। इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4500 रुपीज है। तो मेरे 4500 रुपए मेरे 5000 में से ब्लॉक कर लिए जाएं, यानी कि मैं उसको इस्तेमाल ना कर सकूं। ब्लॉक किए हैं, सिर्फ निकाले नहीं है, यानी कि बैंक के पास ही है मेरा पैसा, उस पे बैंक मुझे ब्याज देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक ASBA का कॉन्सेप्ट है जो हम इस्तेमाल करते हैं कहां पर? आईपीओ के अंदर, एफपीओ के अंदर और राइट इश्यूज के अंदर, जो कि बेसिकली देखा जाए तो प्राइमरी मार्केट से जुड़ी चीजें हैं, वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ब्याज दर वायदा का प्रारंभ।
क्या है? ब्याज दर वायदा मतलब क्या होता है हमारा? ब्याज दर वायदा का मतलब है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स एक तरीके से डेरिवेटिव है। इसका स्टार्ट कब हुआ? ये स्टार्ट हुआ एक्सचेंज पर 31 अगस्त 2009 को। किसने शुरू किया? एनएससी ने शुरू किया इसको भी। इसके बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम चलते हैं आगे। इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2009। ये अभी रिसेंटली पिछले 9 साल के अंदर जो चेंज हुआ है वो है। क्या है? ICDR इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2009। इसके अंदर क्या हुआ है? इसके अंदर है सेबी ने अगस्त 2009 में डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन DPI गाइडलाइंस 2009 में समाप्त कर इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2009 जारी किया। ICDR सिक्योरिटीज के इश्यू के संबंध में डिस्क्लोजर के सभी नियमों का संचालन करेगा। अब जो ICDR है ये क्या करेगा? सिक्योरिटीज इश्यू जब भी होंगी तो उनके जितने भी नियम होंगे उनके बारे में डिस्क्लोजर करेगा, उनके बारे में बताएगा लोगों को, उनका संचालन करेगा। तो ये काम किसका है? ICDR का है। अब इससे पहले क्या काम करता था? डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन काम करता था। इसको हमने कैंसिल किया 2009 के अंदर और नई गाइडलाइंस बनाई ICDR के नाम से। आज के लिए हम यहीं पर पॉज करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं आज। ये इस कॉन्सेप्ट की लास्ट वीडियो है। इससे पहले की वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिसको आप देखकर पहले का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हैं। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहें। और भी अधिक शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी के लिए बहुत जल्द लौटेंगे आपके पास। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।